च्यवनप्राश रेसिपी कहाँ से आई? तो आयुर्वेद में जितनी भी रेसिपीज हैं ये वेल टेस्टेड है। जैसे आज लैब में टेस्ट होते हैं, उसको देखते हैं, परीक्षण करते हैं, उसका कुछ नतीजा देखते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं या लोगों तक लेके आते हैं कि इससे ये हुआ। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने पहले किया। तो ये जो च्यवनप्राश था, ये इजाद कैसे हुआ, आया कैसे, वो मैं बताती हूँ। एक च्यवन नाम के ऋषि थे, तो वो क्या हुआ कि बुजुर्ग हो गए। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के कारण, शारीरिक श्रम की वजह से उनको बुढ़ापा जल्दी आ गया। अब जो आयुर्वेद जानने वाले जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए बहुत सारी जड़ी बूटियों से, आंवले से, और एक रेसिपी बना दी। वो रेसिपी उन्होंने च्यवन ऋषि को खिलाई। बहुत संयमित जीवन जीते हुए उनको बोला कि आपको इसको खाना है। तो वो युवावस्था को प्राप्त हो गए वो च्यवन मुनि। तो तब से ये च्यवनप्राश फेमस हो गया। प्राश कहते हैं ऐसी चीज जो चाटने लायक हो। तो अब आपसे मेरा सवाल है कि आज आप च्यवनप्राश खाते हो, आप बूढ़े से जवान हो जाते हो क्या? नहीं होते ना। तो ऐसी क्या कमी है कि आज से हजारों साल पहले वो बूढ़े से जवान होने का मतलब है कि उनमें चुस्ती फुर्ती आ गई। भाई आप एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखोगे, धीरे धीरे चलेंगे, चलते टाइम डर भी लगता है गिर ना जाए, सारी झुर्रियां पड़ जाएंगी, मांसपेशियां शिथिल हो जाएंगी। तो युवावस्था का मतलब है कि आप में चुस्ती फुर्ती आ जाए, आप अपने काम बहुत आसानी से कर लो, आपके बुढ़ापे में रोशनी कम हो जाती है, ब्रेन कम काम करना कर देता है। तो ये आपको साइड इफेक्ट्स ना हो, आपका शरीर जो है लंबे समय तक अच्छा बना रहे। और लंबे समय का मतलब है कम से कम 100 साल। इस समय जो हमारी आयु है वो 100 साल की तो है ही, अगर हम हमारे शरीर का ठीक से ध्यान रखें तो 100 साल में आयुर्वेद में एक श्लोक है, बाल्यम वृद्धि छवि मेधा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रमो। हर 10 साल में क्या क्या कम होता है। शुरू के 10 साल में बचपन रहता है, 10 साल के बाद कम हो जाता है। फिर 10 से 20 साल में ग्रोथ होती है बॉडी की अच्छे से, तो वृद्धि बढ़िया होती है, बाल्यम वृद्धि। फिर 20 साल के बाद छवि, स्किन अच्छी होती है, उसके बाद वो कम होने लग जाती है। फिर मेधा, 30 से 40 साल में थोड़ा थोड़ा बुद्धि कम होने लग जाती है। तो अगर आपको अपने हर 10 साल में जो जो चीजें कम हो रही हैं उसको थोड़ा और आगे तक खींचना है, जैसे उसके बाद फिर आंखें कमजोर होने लग जाएंगी, तो आपको च्यवनप्राश जैसी चीजों को खाना पड़ेगा। सबसे पहले तो पके हुए साफ सुथरे आंवले, कटे फटे नहीं होने चाहिए, कुछ वो नहीं होना चाहिए। और जितने आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट वाले पेड़ से, यहाँ से आप खेत में कोई पेड़ लगा हुआ है वहां से लाओ तो ज्यादा बढ़िया है। और उस जमीन में ऑर्गेनिक खेती होती हो तो और भी बढ़िया है। और उसमें गौमूत्र नीम का खाद डाला जाता हो तो वो और भी बढ़िया है। तो जितना आप बेहतर कर सकते हो आंवलों के लिए उतना बेस्ट आंवला लेना है। तो 50 आंवले के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, 50 साफ सुथरे आंवले लेना है। तो देसी गाय का घी उसमें भूनने के लिए लेना है लगभग 30 से 40 ग्राम। और तिल का तेल लेना है, शुद्ध घानी का तिल का तेल 30 से 40 ml। जितना घी उतना ही तेल बराबर। अब मान लो किसी को डायबिटीज है, वो लोग च्यवनप्राश बना रहे हैं, तो आप 80 ml सरसों का तेल डालो, ना तो घी डालो ना तिल तेल डालो। सरसों का तेल दवाई का काम करता है डायबिटिक पेशेंट में। देसी खंड 50 आंवलों में डालनी है 250 ग्राम। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एक्चुअल बनाना है तो। और शहद हमें डालना है, जितना घी तेल था उतना ही शहद, यानी 30 से 40 ग्राम शहद, देसी शहद। अब आप यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट हैं तो शक्कर तो कम ही रखो, क्योंकि वो थोड़ी डालनी भी पड़ती है ताकि चाशनी बनती है ना, तो वो उसको प्रिजर्वेटिव का ही काम करती है वो। तो उतनी शक्कर 200 ग्राम कर दो डायबिटिक पेशेंट के लिए। और शहद उनको डबल कर दो। डायबिटीज में शहद में कोई नुकसान नहीं, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। अब आपको कुछ पाउडर लेने हैं चूर्ण फॉर्म में। पिपली चूर्ण, पिपली आपने देखा हो पीपल नाम से जो आती है, काली काली तीखी होती है, तो पिपली चूर्ण 10 ग्राम। और एक वंशलोचन मिलता नहीं है ओरिजिनल दुकान पे, 2 तरीके के वंशलोचन मिलते हैं और ये महंगा भी मिलता है, 4000 रुपए किलो के आसपास होता है, तो जो ओरिजिनल होगा। दालचीनी चूर्ण 5 ग्राम, ये तो आप सब जानते हो मसालों में डलता है। तेज पत्ता चूर्ण 5 ग्राम, इलायची चूर्ण 5 ग्राम, नाग केसर चूर्ण ये भी 5 ग्राम। तो आप काढ़े का मिश्रण लिख लो, उसमें 32 जड़ी बूटियां डलेंगी। सबसे पहला तो है बिल्व, जो बेलपत्र होता है, उस पेड़ की जड़, उसकी जड़ डाली जाती है। 32 जड़ी बूटियां 5-5 ग्राम, 50 आंवलों के हिसाब से। दूसरा आता है एक अरणी, अरणी नाम का एक पौधा आता है, अग्निमंथ भी उसका नाम है, उसकी जड़ लेनी है 5 ग्राम। तीसरा एक पेड़ है सोना पाठा, इसकी भी जड़ 5 ग्राम। चौथा है गंभारी, गंभारी उसका फल आता है, ये कई बार प्रसाद में जो सूखे फल नहीं डले हुए होते हैं उसमें ये डला रहता है। 5वां है पाटली,
फिर छठा है बला। बला बहुत अच्छी मेडिसिन है, बॉडी में स्ट्रेंथ देती है, इसकी भी जड़ काम में लेते हैं। ये तो अपने राजस्थान में भी होता है। ये छोटा पौधा होता है जैसे इतना सा, जो ये बंजर जमीन में नहीं उग जाते उस तरीके का पौधा है। फिर शालीपर्णी, कृष्णीपर्णी, चार पर्णी मेडिसिन है, जिसमें पहला नाम है शालीपर्णी, दूसरा कृष्णीपर्णी, तीसरा माशपर्णी, चौथा मुद्गपर्णी। चारों लेने हैं 5-5 ग्राम। इनकी जड़ या पंचांग कहते हैं, जिसमें पूरा पौधा ही उखाड़ के सुखा के यूज में ले लिया, 5 अंग यूज में ले लिए, जड़ भी ले ली, पत्ते भी ले लिए, तना टहनी भी ले ली, फल भी ले लिया, बीज भी ले लिया, तो उसको कहते हैं पंचांग। फिर गोखरू तो आपने खूब लगा हुआ देखा होगा खेतों में। तामल की, ये भी 5 ग्राम। फिर मुनक्का लेना है। फिर एक दवाई बहुत अच्छी है, जीवंती नाम है उसका, ठंडी तासीर की है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी वाली मेडिसिन है ये, जीवंती। फिर आता है पुष्कर मूल 5 ग्राम। फिर अगरू 5 ग्राम, हरड़ 5 ग्राम, गिलोय 5 ग्राम, शतावरी 5 ग्राम। शतावरी भी गीली यूज करनी चाहिए, सूखी नहीं। फिर अश्वगंधा, इसकी जड़ और शतावरी की भी जड़ काम में आती है, अश्वगंधा शतावरी 5-5 ग्राम। शटी 5 ग्राम, शटी। नागरमोथा, इसकी भी जड़ काम में आती है, 5 ग्राम। पुनर्नवा, चंदन 5 ग्राम, नीलकमल 5 ग्राम, विदारी कंद 5 ग्राम, अड़ूसा वासा। अब मेथड सिंपल ही है, काढ़ा और आंवले, ये जो 32 दवाइयां हम लेंगे और आंवले सब मिक्स करके पानी डाल के चढ़ा देंगे भगोने में। फिर वो उबलेगा, उसका काढ़ा जब बन के तैयार हो जाएगा, फिर आंवले अलग निकाल लेंगे अपन, आंवलों की गुठली हटाएंगे और उन आंवलों का गूदा बनाओ चाहे मत बनाओ, कढ़ाई में डाल दो और काढ़े को छान के कढ़ाई में डालो। आंवला और काढ़ा दोनों एक साथ डाल देंगे और फिर डाल देंगे उसमें शक्कर और घी और तेल, सब कुछ एक साथ डाल के और फिर उसको चलाते रहना है पानी जलने तक। और फिर पूरा पानी जल जाएगा, फिर हम इसमें पिपली, वंशलोचन, दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची, नागकेसर ये सब डाल देंगे। हाँ, और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि उनका सार आ जाए। फिर ठंडा करेंगे 12 घंटे तक, पूरा ठंडा हो जाएगा, फिर शहद मिलाएंगे। शहद कभी भी गर्म चीज में नहीं मिलाना, शहद आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो खांड एक बार जो डल गई वो डल गई, बाद में नहीं डाल सकते हम कुछ भी, क्योंकि वो पक जाएगी।